नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 80वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, नाइट्रस ऑक्साइड के मानव उत्सर्जन। हाल के निष्कर्षों के अनुसार 1980 और 2016 के बीच नाइट्रस ऑक्साइड के मानव उत्सर्जन में 30% की वृद्धि हुई है। इसका वैश्विक स्तर 1750 में 270 भागों प्रति बिलियन यानी कि ppb से बढ़कर 2018 में 331 ppb हो गया, जो कि 20% की छलांग है। पिछले 5 दशकों में मानव उत्सर्जन के कारण विकास सबसे तेज हुआ है। यह भी पाया गया है कि पिछले 4 दशकों में N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आया था, जिसका मुख्य कारण नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का उपयोग था। अधिकांश N2O उत्सर्जन भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे उभरते देशों से आया है। इसके उत्सर्जन में वृद्धि का मतलब है कि वायुमंडल पर जलवायु का बोझ गैर कार्बन स्रोतों के साथ साथ बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं का प्रमुख ध्यान वर्तमान में कार्बन के उत्सर्जन और शमन पर केंद्रित है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी पर मनुष्यों के स्थायी अस्तित्व के लिए एक खतरनाक गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के बीच हमारे वायुमंडल में यह तीसरी सबसे बड़ी एकाग्रता है। N2O 125 वर्षों तक वातावरण में रह सकता है। N2O ओजोन परत के लिए भी एकमात्र बचा हुआ खतरा है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड की तरह लंबे समय तक वातावरण में जमा होता है। नंबर 2, स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर स्वामित्व योजना शुरू की है। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को आधार संबंधी रिकॉर्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। पीएमओ के मुताबिक इस योजना को चरणबद्ध तरीके से 4 साल में पूरे देश में लागू किया जाना है। इसके दायरे में लगभग 6,62,000 गांव आएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने इस योजना को ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी, जिसकी एवज में वह बैंकों से कर्ज और दूसरा वित्तीय फायदा उठा सकेंगे। योजना की लॉन्चिंग के यह लाभार्थी 6 राज्यों के 763 गाँव हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं। बयान के मुताबिक महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को 1 दिन के भीतर अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्राप्ति हो पाएगी। महाराष्ट्र में संपत्ति कार्डों के लिए कुछ राशि लिए जाने की व्यवस्था है, इसलिए इसमें 1 महीने का समय लगेगा। नंबर 3, आरबीआई मौद्रिक नीति 2020। मौद्रिक नीति रिपोर्ट आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी द्वारा प्रकाशित की जाती है। एमपीसी आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक ढांचा है। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर यानी कि रेपो रेट निर्धारित करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या होता है रेपो रेट। यह वह दर है जिस पर किसी देश के केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। इसका उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि करते हैं, क्योंकि यह केंद्रीय बैंक से उधार लेने के लिए बैंकों के लिए एक विघटनकारी के रूप में कार्य करता है। यह अंततः अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करता है और इस प्रकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में मदद करता है। मुद्रास्फीति में गिरावट की स्थिति में केंद्रीय बैंक इसके विपरीत स्थिति लेता है। आदर्श रूप में सामान्य जनता के लिए कम रेपो दर को कम लागत वाले ऋण में बदलना चाहिए। जब आरबीआई अपनी रेपो दर को घटाता है तो यह बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे भी ऋण दर पर लगाए गए ब्याज दरों को कम करेंगे। आरबीआई के गवर्नर एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी ने रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा है। इसने महामारी के बीच विकास का समर्थन करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति को बनाए रखने का फैसला किया है। नंबर 4, इसरो अपनी सुविधाएं निजी क्षेत्र के लिए खोलने को है तैयार। केंद्रीय मंत्री ने यह बताया कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की यात्रा में निजी क्षेत्र सहयात्री होगा और निजी कंपनियों को अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों और
उपग्रह प्रक्षेपण में समान अवसर प्रदान किया जाएगा। निजी क्षेत्र के लिए अपनी सुविधाएं खोलने के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बाहरी अंतरिक्ष यात्रा और ग्रहों की खोज से संबंधित भविष्य की परियोजनाएं निजी क्षेत्र के लिए भी खुलेंगी। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन किया है। आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, स्पेन, ताइवान या पाकिस्तान। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान भाग में बांटा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कनिष्क। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।